ओके, सो 54 सेक्शन अपना चल रहा है, दैट इज रिफंड अंडर जीएसटी। रिफंड में अपन ने पढ़ा था कि दो टाइप का रिफंड होता है, एक जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है और एक आईटीसी का रिफंड मिलता है। नॉर्मल केस में टैक्स जो पे करते हैं उसका रिफंड अपने को तभी मिलेगा जब बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं किया होगा। सो गवर्नमेंट अज्यूम करता है कि बर्डन ऑफ टैक्स अपन ने शिफ्ट कर दिया है, तो अगर बर्डन ऑफ टैक्स अपन ने शिफ्ट कर दिया है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नॉर्मली वो पैसा चला जाता है। हाउएवर लास्ट 5 केसेस में अपन ने पढ़ा था कि रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पहला केस अपन ने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अगर एक्सपोर्ट किया आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स भरा तो उसका रिफंड तुम लोग को मिल जाएगा। सेकेंड केस अपन ने पढ़ा था कि अगर आप लोग ने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा। आईटीसी का रिफंड कितना मिलेगा अब तक मैंने पढ़ाया नहीं है। थर्ड केस अपन ने पढ़ा था सेक्शन 77 में बाय मिस्टेकिंगली आपने सीजीएसटी भर दिया आई के बदले, तो आई जीएसटी पे करो और सीजीएसटी का रिफंड ले लेना। फिर एक अपन ने केसेस पढ़े थे जहां पे मैंने एग्रीमेंट टू सप्लाई किया बट एक्चुअल में सप्लाई हुआ ही नहीं, तो एडवांस पे जो मैंने टैक्स भरा था गवर्नमेंट मुझे रिफंड दे देगा। और बाकी एनी नोटिफाइड केसेस पे गवर्नमेंट आप लोग को रिफंड देने के लिए रेडी है। सो 54(8) मेरे को बोलता है कि रिफंड एप्लीकेंट को कभी मिलेगा। इसके पहले जो अपन ने पढ़े थे वो सारे प्रोसीजर्स पढ़े थे, तो प्रोसीजर में रिफंड लेने के लिए अपने को 2 साल के अंदर रिलेवेंट डेट के एप्लीकेशन देना पड़ेगा जीएसटी आरएफडी 1 में। एक्सपोर्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आप लोग को एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए, आप लोग शिपिंग बिल से ले सकते हैं, सो ऑन। अब मैं बोल रहा हूं कि ना एक कॉन्सेप्ट है सीटीपी एंड एनआरटीपी का, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो ऐसे स्टेट में जाके बिजनेस कर रहा है जिधर उसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सो अगर मैं महाराष्ट्र का ज्वेलर हूं, मेरा महाराष्ट्र में ऑफिस है, बट मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और वो एग्जीबिशन गुजरात में होने वाला है फॉर 15 डेज 20 डेज ऐसा करके, मतलब मैक्सिमम 90 डेज है, तो मेरे को गुजरात में जाने के पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा फॉर मैक्सिमम 90 डेज। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहा है और वो टेम्पररी बिजनेस करने जा रहा है। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जब गुजरात में जाएगा तो उसको गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा फॉर मैक्सिमम 90 डेज। गवर्नमेंट एक्सटेंशन 90+ डे का और दे सकता है, टोटल 180 डेज, उसके बियॉन्ड एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो ऐसे स्टेट में जा रहा है जिधर उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि उसको वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट वो सर्टिफिकेट परमानेंट नहीं रहेगा, टेम्पररी रहेगा। दैट इज इट विल बी वैलिड फॉर 90 + 90 टोटल 180 डेज। मैं मुंबई का डीलर हूं जिसका मुंबई में ऑफिस है बट मैं गुजरात जा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं चाइना का पर्सन हूं और चाइना वाले ने इंडिया के कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, से सेम ज्वेलरी एग्जीबिशन जो गुजरात में हो रहा है, सो चाइना वाले ने अगर गुजरात में पार्टिसिपेट किया तो चाइना वाला एक ऐसा पर्सन है जिसका पूरे इंडिया में कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो अगर पूरे इंडिया में कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो ऐसे पर्सन को अपन बोलता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या बोला मैंने? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया के अंदर आ रहा है फॉर टेम्पररी बिजनेस। अभी सीटीपी और एनआरटीपी को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लोग टेम्पररी बिजनेस करने जा रहे हो, तो अगर वो एग्जीबिशन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग आपको ढूंढने नहीं बैठेगा, तो आप लोग को हम लोग ने पहले बोल दिया है कि तुम लोग एग्जीबिशन लेने के पहले गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेगा। तो एग्जीबिशन अगर 1 अप्रैल का है तो एटलीस्ट 5 डेज पहले मुझे एप्लीकेशन देके गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, और एटलीस्ट 5 डेज पहले जब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लूंगा वही टाइम पे मेरे को गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स भी भरना पड़ेगा कि मेरा जो सर्टिफिकेट है, सपोज 15 दिन के लिए मैंने लिया, सो 15 डेज में जो मेरा एस्टिमेटेड सेल्स है, एस्टिमेटेड सेल्स का टैक्स माइनस जो क्रेडिट मुझे मिलने वाला है, जो नेट कैश आएगा उतना मुझे एडवांस में भरना पड़ेगा। सो डिपार्टमेंट बोलता है सीटीपी और एनआरटीपी को कि तुम लोग को बिजनेस चालू होने के पहले, मतलब गुजरात में जाने के पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के टाइम पे तुम लोग को एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मैक्सिमम 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा और 90 डेज फर्दर एक्सटेंड होएगा तो आप लोग को और एक बार एप्लीकेशन देना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। तो पहले एप्लीकेशन 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा, एक्सटेंड करने का है तो और एक बार एप्लीकेशन दो, और जब और एक बार एप्लीकेशन दोगे वापस से तुम लोग को एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। सर ये एडवांस टैक्स जो भरते हैं वो कौन से लेजर में जाता है? तो वो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में
क्रेडिट लेजर में नहीं जाता है बिकॉज ये अपन ने एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो सीटीपी और एनआरटीपी को डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अगर तुम्हारा एग्जीबिशन खत्म हो गया, एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम लोग को मालूम पड़ा कि तुम लोग ने एडवांस टैक्स ज्यादा भरा था, तो जो पीरियड के लिए तुम लोग रजिस्टर्ड थे एज अ सीटीपी और एनआरटीपी, तुम लोग वो पीरियड के लिए जितना भी वैलिड रिटर्न्स है वो फाइल कर दो, और जब तुम लोग वो पीरियड का लास्ट रिटर्न फाइल करोगे ना, तो वो रिटर्न में तुम लोग अपना रिफंड क्लेम कर लेना। तो अगर सीटीपी ने सपोज 65 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, तो 65 डेज में 2 महीना कवर हो जाता है, तो वो 2 महीने के लिए रिटर्न फाइल कर, और जब लास्ट रिटर्न फाइल करेगा तो तू रिफंड क्लेम कर लेना, हम लोग इमीडिएटली रिफंड दे देगा। क्यों इमीडिएटली मैं बोल रहा हूं, बिकॉज कैश लेजर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैश लेजर में रिफंड लेने के लिए अपने को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, RFD 1 फाइल करने का जरूरत नहीं है। सो डिपार्टमेंट बोलता है सीटीपी एंड एनआरटीपी एडवांस टैक्स डिपॉजिट करता है, एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने के बाद उन लोग सेल करेगा, सेल के बाद रिटर्न्स फाइल करेगा। अगर उन लोग को एंड में लगा कि एडवांस टैक्स इज पेड मोर, दे कैन क्लेम रिफंड, एंड फॉर दिस रिफंड इन लोग को जीएसटी RFD 1 का जरूरत नहीं है, इन लोग जो रिटर्न फाइल करेगा उसके बेसिस पे ही रिफंड मिल जाएगा। सो दैट इज प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स। इसके पहले अपन ने पढ़ा था रिफंड ऑफ टैक्स पेड, तो जो मैंने डिपार्टमेंट को टैक्स भरा है उसका रिफंड 5 केस में मिलेगा, जो 54(8) में आता है। एडवांस टैक्स का रिफंड मिलेगा वो 54 सबसेक्शन 13 में आता है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, आईटीसी रिफंड। 2 गोल्डन रूल याद रखना। आईटीसी मतलब टैक्स पेड ऑन परचेज, तो जो भी टैक्स अपन ने परचेज पे पे किया है उसका गवर्नमेंट क्रेडिट देता है। अब ये क्रेडिट अनलिमिटेड मिलता है, मतलब डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर अप्रैल में, सपोज मेरा बिजनेस अप्रैल में चालू हुआ और मैंने रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली ले लिया, सो अप्रैल मंथ में मेरा जो सेल्स है वो सपोज 50 लाख का है, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी सपोज 9 लाख है, बट अप्रैल में परचेज 2 करोड़ रुपए का किया है, तो 2 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी सपोज मेरा 27 लाख है, क्रेडिट मतलब, तो 9 लाख के सामने 27 लाख बिंदास यूज करो, जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड करो, और कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली हो सकता है, तो जब तक तुम्हारा बिजनेस चल रहा है तब तक कैरी फॉरवर्ड करो। इवन इन केस ऑफ अमालगमेशन डीमर्जर, तुम्हारा बिजनेस अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सामने वाला आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर में अगर प्रोप्राइटर मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बिजनेस कंटिन्यू किया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। सो डिपार्टमेंट बोलता है कि आईटीसी कैन बी कैरी फॉरवर्डेड इनडेफिनेटली एंड इट इज अवेलेबल अनलिमिटेड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन सो इन केस ऑफ अमाउंट। तो आइटम्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि मोटर व्हीकल पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट जो जो एलिजिबल परचेज है उसमें अनलिमिटेड ले लो और अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करो। आई थिंक इतना समझेगा। बट डिपार्टमेंट का एक कंडीशन है कि हम लोग आईटीसी का रिफंड नहीं देगा। सो जो करने का करो, बट आईटीसी का रिफंड मिलने वाला नहीं है। अब सर आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, तो 54(3) तो आईटीसी के रिफंड की बात कर रहा है, तो लॉजिकल पार्ट है। सपोज रॉ मटेरियल मैंने 100 रुपए का लिया, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 50 रुपया होता है, और मैं प्रॉफिट 50 रुपया कमाना चाहता हूं, तो मैं 200 रुपए में सेल करता हूं। 100 रुपए का रॉ मटेरियल, 200 रुपए का सेल, 100 रुपए के ऊपर मैंने 12 रुपए का जीएसटी पे किया था, 200 रुपए के ऊपर मेरे को 24 रुपए जीएसटी पेबल आ रहा है, तो 24 में से मैं 12 माइनस करता हूं और गवर्नमेंट को 12 रुपए कैश में पे करता हूं। सेल्स 200 का है, उसके ऊपर 24 रुपीज लाइबिलिटी है, परचेज 100 का था, 12 का क्रेडिट है, तो मेरा 12 रुपीज सेट ऑफ हो जाता है और मैं नेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता हूं। तो रॉ मटेरियल के लिए मैंने पे तो एक्चुअली 112 रुपीज किया, बट 12 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिल गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 100 है, मैन्युफैक्चरिंग 50, प्रॉफिट 50, ऐसे करके मैं 200 रुपए में वो गुड सेल कर रहा हूं। इट इज वेरी डिफरेंट है। इफेक्टिव कॉस्ट कितना बोला मैंने, इफेक्टिव कॉस्ट 100 बोला, इवन दो मैंने सामने वाले को 118 रुपया पे किया होगा, बिकॉज मुझे 18 रुपए का क्रेडिट मिलता है। नाउ जस्ट इमेजिन, मेरा जो 200 रुपए वाला सेल्स है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मतलब मैं आउटपुट पे टैक्स नहीं भर रहा हूं, तो जब आउटपुट पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है इनपुट पे हम लोग क्रेडिट क्यों देगा, तो हम लोग इनपुट पे क्रेडिट नहीं देने वाला है। आउटपुट पे टैक्स पे किया तो इनपुट पे क्रेडिट मिलेगा, आउटपुट पे टैक्स पे नहीं हो रहा है तो इनपुट पे क्रेडिट भी मिलने वाला नहीं है। सो डिपार्टमेंट ने मेरे को बोला है कि अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है
तो आईटीसी भूल जाने का, बट आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आईटीसी पूरा मिलेगा इनडेफिनेटली अनलिमिटेड। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि सर मैं गुड्स एक्सपोर्ट करने वाला हूं, अच्छे से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सम्स भी आए हुए एग्जाम में, आरटीपी में भी है। अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के बहुत सारे बेनिफिट देता है। उसमें से एक बेनिफिट है कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं आता है। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वाला एग्जेम्प्ट हो गया। अब जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उसके ऊपर 12 रुपए का जो टैक्स था वो मुझे क्रेडिट में सपोज नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा बिकॉज एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, और अभी मैंने बोला एग्जेम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिल सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा रॉ मटेरियल जो है वो 100 रुपीज का है, 12 रुपया आईटीसी मुझे नहीं मिल रहा है, तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पूरा 112 रुपया हो गया, प्लस एक्सपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50, प्रॉफिट 50, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा 212 रुपए में। तो इफेक्टिवली ये वही प्राइस हो गया जो इंडिया मार्केट में सेल हो रहा है। जीएसटी आउटपुट पे नहीं है, बट जो इनपुट का जीएसटी है वो अपन कॉस्ट में करके प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली टैक्स तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है। तो इसलिए डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर एक्सपोर्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव बनाने का है तो एक्सपोर्ट जब करेगा तब तो वो एग्जेम्प्ट ही है, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा उसका भी हम लोग क्रेडिट देने के लिए रेडी है। आई थिंक समझेगा। सो वंस यू मेक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्ट, और वो एग्जेम्प्ट सप्लाई होने के बावजूद गवर्नमेंट बोलता है हम लोग आईटीसी का रिफंड देने के लिए रेडी है। सर क्यों रिफंड देने के लिए रेडी है? पहली बात तो अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूं, ओनली 100% एक्सपोर्ट, तो मेरा आईटीसी कभी यूज नहीं होने वाला है। अगर मैं पार्शियली एक्सपोर्ट करता हूं, पार्शियली डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूं, तो डिपार्टमेंट बोलता है अगर आईटीसी यूज हो सकता है तो यूज कर लो, अगर नहीं हो सकता है तो हम लोग प्रोपोर्शनेटली रिफंड दे देगा। पूरा रिफंड तो नहीं मिल सकता है बिकॉज मैंने पूरा आउटपुट तो एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो जितना एक्सपोर्ट किया उतना प्रो रेटा बेसिस पे मुझे रिफंड मिल जाएगा। सो आईटीसी का रिफंड नॉर्मली नहीं मिलता है। पूरे लॉ में सिर्फ दो ही केस है जहां पे आईटीसी का रिफंड मिलेगा। वन इज जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में बोला है स्पेसिफिकली यार, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट या तो सप्लाई टू एसईजेड। रिपीट करेंगे प्लीज, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट या तो सप्लाई टू एसईजेड। दोनों सप्लाई में अपने पास दो चॉइस है, या तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा और टैक्स ही नहीं भरूंगा, बॉन्ड और एलयूटी वाला, याद होएगा तो प्रोसिक्यूशन चल रहा है 250 लाख रुपए के ऊपर, तो बॉन्ड नहीं तो एलयूटी। तो वो केस में मैं बॉन्ड और एलयूटी साइन करूंगा तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं आएगा और आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। या तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अगर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया तो आईटीसी यूज करूंगा और जो बैलेंस टैक्स पेड है उसका रिफंड मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी ऊपर 54(8) के फर्स्ट सिचुएशन में पढ़ा चुका हूं। सो जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड। अगर मैंने एक्सपोर्ट किया आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स तो 54(8) का फर्स्ट सिचुएशन में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूं एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो डिपार्टमेंट बोलता है तुम लोग को रिफंड मिल जाएगा। सो केस नंबर 1 मैंने इनवर्ट सप्लाई किया, फिनिश गुड्स बनाया, एक्सपोर्ट किया या तो एसईजेड को दिया, तो डिपार्टमेंट बोलता है उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे, तो हम लोग रिफंड देने के लिए रेडी है। आई थिंक समझेगा। केस नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। जब जीएसटी फर्स्ट टाइम आया था ना, 1 जुलाई 2017 को, तब बहुत सारे ऑपोजिशन थे बिकॉज पहली बार अगर कोई लॉ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली लॉ में थोड़ा बहुत मिस्टेक तो रहने वाला है। तो जब फर्स्ट टाइम ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था ना, तो पब्लिक वॉज अपोजिंग फॉर व्हाटसोएवर रीजन, मतलब कांग्रेस पार्टी हो गया, जो भी अपोजिशन पार्टी है वो तो अपोज कर ही रहा था, एंड पब्लिक के पास भी एक पार्ट आ गया था कि हम लोग भी थोड़ा स्टैंड ले सकते हैं। तो उसमें केस क्या हो गया? केस हो गया सैनिटरी नैपकिन पैड्स का। सैनिटरी नैपकिन पैड्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, बराबर है। जो पहले वैट भी एप्लीकेबल था बट वैट वाज कंपैरेटिवली एट लोअर रेट, बराबर है। तो जब सैनिटरी नैपकिन पैड्स पर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो पब्लिक ने अपोज किया। 2017 में अगर किसी ने फेसबुक वो सब खोला होगा तो बहुत सारे अपोजिशन थे कि दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट आपको इस पे टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो अरुण जेटली ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आके अनाउंसमेंट भी किया कि ये जो टैक्स एप्लीकेबल है सैनिटरी नैपकिन पैड्स पे, वो वैट के कंपैरिजन में लोअर रेट ऑफ टैक्स है। बिकॉज पहले वैट
का रेट लोअर था, जीएसटी का रेट हायर है, बट पहले एक्साइज और वैट दोनों एप्लीकेबल होता था, अभी सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल है. सो अर्लियर रेट ऑफ वैट वाज लोअर देन करंट रेट ऑफ जीएसटी, बट पहले वैट और एक्साइज दो चीज एप्लीकेबल था, तो उसके कंपैरिजन में अपना जीएसटी वाज लेसर अमाउंट. तो अरुण जेटली ने बोला कि जो आउटवर्ड टैक्स है वो लोअर रेट पे से 12% या 5% पे टैक्सेबल है, विच इज कंपैरेटिवली लोअर देन द प्रीवियस लॉ. तो इन लोग ने बोला कि सर प्रीवियस लॉ से हम लोग को तो सैनिटरी नैपकिन पैड्स चीप नहीं मिल रहा है. आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ टैक्स लोअर है, बट अगर मार्केट में खरीदने जाएगा तो प्राइस तो सेम है. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर रिटेलर को बोला कि व्हाई द प्राइस हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड डिस्पाइट रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स. सो उन लोग बोलते हैं कि सर जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं ना नैपकिन पैड्स बनाने के लिए, वो रेट ऑफ टैक्स जो है 18% पे एप्लीकेबल है, और आपने जो सैनिटरी नैपकिन पैड्स पे आउटवर्ड टैक्स लगाया है वो 12% पे एप्लीकेबल है. तो आउटवर्ड टैक्स 12% है, इनवर्ड टैक्स 18% है. तो सर जो आउटवर्ड टैक्स है वो लोअर रेट है, इनवर्ड टैक्स है जो हायर रेट है, बट हम लोग इसका जो आईटीसी है वो यूज नहीं कर पा रहा है बिकॉज आउटपुट टैक्स पेबल कम आता है. तो हम लोग का आउटपुट टैक्स लोअर है, इनपुट टैक्स हायर है, तो हम लोग का वो जो कॉस्ट है ना, जो आईटीसी बच रहा है एवरी मंथ, वो तो रिफंड नहीं मिलेगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है. अगर वो रिफंड नहीं मिलेगा तो हम लोग वो कॉस्ट में ऐड करता है, जो कॉस्ट में ऐड होने की वजह से फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट ऐड हो जाता है. तो डिपार्टमेंट बोलता है ऐसे केसेस के लिए हम लोग ने एक नया सिस्टम ड्रॉ किया है, दैट इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर. क्या बोला है? इन्वर्टेड ड्यूटी या टैक्स स्ट्रक्चर. इसमें गवर्नमेंट बोलता है कि जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, से डायमंड, उसके ऊपर अगर रेट ऑफ टैक्स लोअर है और जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स हायर है, तो जो भी अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट है हम लोग तुम लोग को रिफंड देने के लिए रेडी है. इफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, तो जो भी डिफरेंस तुम लोग का बचता है ना, हम लोग वो रिफंड देने के लिए रेडी है. कितना रिफंड मिलेगा मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए अपन पढ़ रहे कि रिफंड कब मिलेगा. सो अभी तक मैंने ये बताया कि आईटीसी का रिफंड कब मिलेगा. पहला केस था एक्सपोर्ट और एसईजेड में, दूसरा केस है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में. इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई. मैं वापस से एक बार पढ़ने के लिए बोल रहा हूं तुम लोग को. केस नंबर 1 में मेरे को बोला है जीरो रेटेड सप्लाई पे रिफंड मिलेगा अगर ये आईटीसी यूज हो रहा है, तो आई थिंक समझेगा, बराबर है. केस नंबर 2 के अंदर मेरे को बोला है, अभी सुनना ना, केस नंबर 2 के अंदर मेरे को बोला है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मिलेगा. इफ यू रीड फर्स्ट लाइन, where the credit has been accumulated on rate of tax on input being higher than the rate of tax on outward. आगे मत पढ़ना, मैंने जो बोला वही है. सर इसका मतलब मैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए मैक्सिमम 3 चीज ले सकता हूं, एक रॉ मटेरियल, एक इनपुट सर्विसेज और एक कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी. तो कोई भी गुड्स बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल दैट इज इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, और एक मैंने क्या बोला, मशीनरीज, कैपिटल गुड्स. इफ यू रीड फर्स्ट लाइन अगेन, credit has been accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output. Please remember that rate of tax on input is higher than the rate of tax on output. मतलब यहाँ पे आईटीसी का रिफंड तो मिलेगा, बट आईटीसी का रिफंड सिर्फ रॉ मटेरियल पे मिलेगा. जो सर्विसेज पे जो रेट है और जो कैपिटल गुड्स पे जो रेट है उसका रिफंड नहीं मिलेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल हैज गॉट डायरेक्ट लिंक विद द फिनिश गुड्स. सो डिपार्टमेंट बोलता है हम लोग रिफंड तो देगा, बट सिर्फ तभी रिफंड मिलेगा जब रॉ मटेरियल का रेट इज हायर देन रेट ऑन फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल का रेट इज हायर देन रेट ऑफ फिनिश गुड्स. एज फार एज सैनिटरी नैपकिन पैड्स वाज कंसर्न, तो गवर्नमेंट ने वो एग्जेम्पशन में डाल दिया था, तो वो एग्जांपल की वजह से ये इंट्रोड्यूस हुआ था. प्रेजेंटली वो एग्जेम्प्ट है. आई थिंक समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं. इवन इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स आईटीसी का जो रिफंड मिलता है, यहां पे लिखा हुआ है इनवर्ट सप्लाई, मैंने लिखा है. प्लीज रिमेंबर, एक्सपोर्ट के केस में गुड्स और सर्विसेज दोनों एक्सपोर्ट करेगा तो रिफंड मिलता है. गुड्स और सर्विसेज दोनों एक्सपोर्ट पे रिफंड मिलता है. तो आईटीसी भी रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज पे मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे तो आईटीसी भूल जाओ. आईटीसी का रिफंड या तो इनपुट्स पे मिलेगा या तो इनपुट सर्विसेज पे मिलेगा. डिपार्टमेंट बोलता है कैपिटल गुड्स पे तो मिलने वाला नहीं है अगर तुम लोग का कैपिटल गुड्स का क्रेडिट यूज नहीं होता है, तो प्लीज उसको कॉस्ट में ऐड करके डिप्रीशिएशन ले लो, इनकम टैक्स में तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, बट हम लोग रिफंड नहीं देने वाला है. सो
वेदर आईटीसी का रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा, दो केस में मिलेगा। दो केस में से पहला केस है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और दूसरा केस है जीरो रेटेड सप्लाई। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ रॉ मटेरियल पे मिलेगा, जीरो रेटेड सप्लाई में रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज पे मिलेगा, बट कैपिटल गुड्स पे कभी नहीं मिलने वाला है। इफ यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट, बट यू विल नॉट गेट रिफंड ऑफ आईटीसी। आई थिंक समझेगा। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट और एसईजेड को सप्लाई किया है बॉन्ड और एलयूटी के अगेंस्ट, जिसका अपन ने कोई टैक्स पे नहीं किया है। अगर टैक्स पे किया तो रिफंड मिलता है, जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलेगा अंडर 54(8). आई थिंक ना क्लियर है। ओके ओके, तीन केसेस है जहां पे आईटीसी का रिफंड नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर जीरो रेटेड सप्लाई हुआ तो भी नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हुआ तो भी नहीं मिलेगा। आईटीसी का रिफंड तो मिलता ही नहीं है, दो केसेस में ही मिलेगा। वो दो केस में भी एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट ने, ये मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में बताया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बोला है कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी मत भरो, और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं भरोगे तो आईटीसी का रिफंड भी मिलेगा। पहली बात तो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है तो रिफंड नहीं मिलना, आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। यहां पे एग्जेम्प्ट होने के बावजूद भी आईटीसी मिलेगा और रिफंड भी मिलेगा। बट गवर्नमेंट बोलता है थोड़े प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए हम लोग को एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं करने का है। इट कैन बी एनी प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोग वो प्रोडक्ट पे जानबूझ के एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं। तो अगर हम लोग ने एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया तो ऑब्वियसली ड्यूटी पे कर रहा है तो आईटीसी यूज कर सकता है। बट अगर कोई गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो रिफंड तो भूल ही जाने का। 54(8) में भी रिफंड नहीं मिलेगा, 54(3) में आईटीसी का भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो मेरे को बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है विच इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो इन दैट केस रिफंड तुम लोग को मिलने वाला नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो कस्टम लॉ एप्लीकेबल होता है। तो एसएससी क्या करता है, कस्टम के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक लेता है। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब सिंपल टर्म में रिफंड ऑफ टैक्स। तो अगर उधर ड्यूटी ड्रॉबैक लिया और इधर रिफंड लिया तो एक ही एसएससी को दो बेनिफिट मिला। सो गवर्नमेंट बोलता है या तो ड्यूटी ड्रॉबैक लो या तो रिफंड लो, दोनों साथ में मिलने वाला नहीं है। सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है तो ना तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पे किया उसका रिफंड मिलेगा, और अगर बॉन्ड में एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आने वाला है बट आईटीसी का रिफंड भी नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया तो उधर कस्टम में रिफंड ले लिया तो इधर नहीं मिलेगा। और अगर एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स हो रहा है तो प्लीज रिमेंबर यार, ये लॉ में लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख के दिया, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं था। अगर एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स हो रहा है तो आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, बट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया उसका रिफंड तो मिलेगा अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन नंबर 8, जो फर्स्ट इसके आईटीसी रिफंड के पहले पड़ा था। सो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा, बट अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स तो आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, जो टैक्स भरा है उसका रिफंड मिलेगा अंडर 54(8). आई थिंक इतना समझता। सो दैट इज योर आईटीसी का रिफंड। अभी तक मैंने ये समझाया है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है और एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर मैंने बताया है। फिर मैंने ये बोला कि रिफंड कब मिलेगा, तो अभी तक मैंने पढ़ाया था रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है। फिर मैंने पढ़ाया कि रिफंड अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग एप्लीकेशन कैसे देगा, RFD1 वो सब वाला। फिर मैंने पढ़ाया कि एप्लीकेंट को रिफंड कभी मिलेगा 54(8) के अंदर। फिर मैंने पढ़ाया कि CTP NRTP को रिफंड कभी मिलेगा 54(13) के अंदर। फिर मैंने पढ़ाया कि ITC का रिफंड कभी मिलेगा 54(3) के अंदर। तीन मेन सेक्शन है, 54(8) एसएससी को रिफंड मिलेगा, 54(3) आईटीसी का रिफंड मिलेगा, 54(13) एडवांस टैक्स का रिफंड मिलेगा। सर रिफंड तो मिलेगा बट रिफंड मिलेगा कितना, तो आईटीसी का रिफंड मिलने के लिए सेक्शन 54(3) है। जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लेने के लिए 54(8) है। तो 54(8) में कितना रिफंड मिलेगा उससे क्या करने का है। 54(8) में कोई भी सिचुएशन ले लो ना। 54(8) में एक सिचुएशन था जहां पे मैंने CGST पे किया इंस्टेड ऑफ IGST। तो अगर मैंने C पे किया, गलती से भरना चाहिए था IGST, तो मैं IGST पे करूंगा और CGST जो गलती से पे किया उसका रिफंड मिलेगा। तो इसमें अमाउंट ऑफ रिफंड तो वही मिलेगा ना जो पे किया। तो उसमें गवर्नमेंट रूल क्या बनाएगा, 54(8) में जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है, तो जितना पे किया उतना रिफंड ले लो।
और कोई भी सिचुएशन लो ना 54(8) का। और एक सिचुएशन था जहां पे मैंने बोला कि मैंने एग्रीमेंट टू सप्लाई किया। मैंने क्या बोला एग्रीमेंट टू सप्लाई के अंदर कि मुझे रिफंड, मैंने कस्टमर को एडवांस टैक्स लिया, एडवांस पे मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भी भर दिया, बाद में एग्रीमेंट टू सप्लाई कैंसिल हो गया तो मैंने उसको अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड दे दिया। तो जितना अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड दिया उतना गवर्नमेंट तुम लोग को रिफंड देगा, उसमें कुछ रूल पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो 54(8) में व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिफंड, तो जितना टैक्स पे किया उतना रिफंड तुम लोग को मिलेगा, इसमें कोई रूल पढ़ने का जरूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज बेसिक। हाउएवर इन केस ऑफ आईटीसी कितना रिफंड मिलेगा वो क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं पूरा का पूरा गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं अंडर बॉन्ड और एलयूटी तो आईटीसी का 100% रिफंड मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी पूरा एक्सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 89 बनाया। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें प्रोसीजर और व्हेन कैन रिफंड बी अवेल्ड बताया। ये जो दो रूल मैं अभी आगे बताने वाला हूं वो अमाउंट ऑफ रिफंड कितना मिलेगा वो मैं बताने वाला हूं। एकदम सिंपल है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। अगर मैं बोल रहा हूं जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं या एसईजेड को दे रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इसमें क्या पढ़ा हूं मैं, तो अपना कॉमन सेंस लगा लो ना। मैंने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लिया जिससे फिनिश गुड्स बनाया 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए में से 3 लाख का एक्सपोर्ट किया, 2 लाख का इंडिया में बेचा। तो 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल 5 लाख रुपए के फिनिश गुड्स बनाने में यूज हुआ। अगर मैं पूरा 5 लाख एक्सपोर्ट करूंगा तो पूरा रिफंड मिलेगा, बट क्या मैंने पूरा एक्सपोर्ट किया है? नहीं, मैंने 3 लाख का एक्सपोर्ट किया है, तो इन दैट केस मेरे को रिफंड भी 3 लाख रुपए जितना ही मिलेगा। तो सर कितने का रॉ मटेरियल का? 1 लाख, उसके ऊपर जीएसटी 18,000, तो 18,000 इज यूज टू मेक 5 लाख का गुड्स, out of which only 3 lakh is exported. तो 18,000 multiply by 3 lakh divided by 5 lakh उतना रिफंड मिल जाएगा। एकदम सिंपल है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। कितना टोटल रॉ मटेरियल था? रिपीट करेंगे 1 लाख, उसके ऊपर टैक्स पेड 18,000। 18,000 का आईटीसी कितने फिनिश गुड्स के लिए था? 5 लाख। 5 लाख एक्सपोर्ट किया है 3 लाख, 3 लाख तो 3/5 के रेशियो में मिल जाएगा। तो उसको गवर्नमेंट ने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब गुड्स जो एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को दिया, प्लस टर्नओवर ऑफ रेटेड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को दिया, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज का एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सब ऐड करो यार, मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी, उतना रिफंड मिल जाएगा। प्रो रेट अपना वही 5 लाख वाला, 3 लाख वाला और आईटीसी 1 लाख वाला। आई थिंक समझेगा। मैंने ये एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, इधर भी मैंने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया है, दैट इज 0.5% रेट ऑफ टैक्स। मैंने बोला था एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में भी वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में आता है। तो गवर्नमेंट बोलता है वो जो सिस्टम है, ये वाला है, देखो ना, मैं आगे स्लाइड किया है, एक बार के लिए सिर्फ सुन लेना। यहां पे आप लोग को फर्स्ट लाइन में मिलेगा नोटिफिकेशन नंबर 48 2017। मैंने 3 एरो बनाया था, याद होगा तो, एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में 40 2017, 41 2017, 48 2017। तो ये 3 नोटिफिकेशन और एक 78 2017 था। तो ये जो 3 नोटिफिकेशन है ना पहले वाले, वो तीनों नोटिफिकेशन पढ़ाते हुए मैंने बोला था इन लोग कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करता है। क्या बोला मैंने? कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 0.5% वाला। तो अगर इन लोग कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करता है तो इन लोग के लिए जो भी आईटीसी का रिफंड मिलेगा, जो भी आउटपुट पे टैक्स होएगा, वॉट एवर इट माइट बी, वो सब स्पेशल प्रोसीजर में जाएगा। वो सब किधर जाएगा? स्पेशल प्रोसीजर में। तो सर ये बीच में क्यों पढ़ाया? मैंने बीच में इसलिए पढ़ाया बिकॉज आईटीसी का रिफंड लेते वक्त अगर आपने ऐसा सेल किया है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल में से 5 लाख का गुड्स बनाया, 3 लाख का गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया, 1 लाख रुपए का गुड्स सपोज वो स्पेशल नोटिफिकेशन में जहां पे मैंने टैक्स अप्लाई किया 0.5%, वो स्पेशल नोटिफिकेशन का रेट है। तो अगर मैंने वो वाले गुड्स 1 लाख के सप्लाई किए हैं तो गवर्नमेंट बोलता है कि वो 1 लाख रुपए का जो टर्नओवर है ना, उसका ट्रीटमेंट सेपरेट जाएगा। मतलब अपन ये अज्यूम करेंगे कि मेरा टोटल सेल सिर्फ 4 लाख है, 5 लाख
3 लाख का एक्सपोर्ट, 1 लाख का नॉर्मल रेट पे सेल किया इंडिया में, और 1 लाख का इंडिया में सेल किया, बट वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में 0.5% वाले नोटिफिकेशन 40, 41, 48 जो अपन ने एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर वो 3 नोटिफिकेशन में तुम लोग का गुड्स आता है तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर आता है। तो 5 लाख में से वो 1 लाख को हटा दो, बिकॉज वो अलग से जाएगा। अब बचा 4 लाख, तो तुम्हारा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर भी 4 लाख होएगा। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल यूज किया है, वो रॉ मटेरियल उसके लिए भी तो यूज किया 0.5 वाले के लिए, तो उसका भी जो रिफंड होएगा वो स्पेशल प्रोसीजर में जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है जब अपन नेट आईटीसी लेगा ना, तो नेट आईटीसी में वो 40, 41, 48 वाले टर्नओवर को भी हटाएगा, इनवर्ड सप्लाई को भी हटाएगा, आउटवर्ड सप्लाई को भी हटाएगा। मतलब जब भी टर्नओवर कंप्यूट करने का है 40, 41, 48 को हटा के कंप्यूट करने का, बिकॉज उन लोग के लिए स्पेशल प्रोसीजर एप्लीकेबल है। सो अब ये डेफिनेशन रट्टा मारने का है तो मारो, काम का नहीं है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब क्या? टोटल टर्नओवर, टोटल मतलब क्या? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट सब ऐड करने का बिना सोचे समझे, बिकॉज अपन टोटल रॉ मटेरियल टोटल सेल पे ले रहा है। एक्सक्लूडिंग पढ़ना, एक्सक्लूडिंग सेकेंड पॉइंट पे हूं मैं, turnover of supply in respect of which refund is claimed under rule 89 4A और 4B और both in relevant period। 89 4A और 4B वही है जो मैंने नीचे स्लाइड में बताया, 40, 41, 48 वाला। तो टोटल टर्नओवर में 40, 41, 48 आने वाला नहीं है। ऊपर बोलता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। यार वापस से बोल दो प्लीज, रॉ मटेरियल 1 लाख का था, फिनिश गुड्स 5 लाख का है, 5 में से 3 लाख का एक्सपोर्ट किया, 1 लाख का 40, 41 में चला गया, तो 40, 41 वाले को तो हटा दो, तो अभी अपना टर्नओवर 4 लाख बचा। 4 लाख में से जो 1 लाख का इंडिया में सेल किया ना, इंडिया में 3 लाख का जो एक्सपोर्ट किया वो तो एग्जेम्प्ट ही है, तो वो तो अपने टोटल टर्नओवर में आने ही वाला है। बट जो 1 लाख इंडिया में सेल हुआ ना, उसमें से 20,000 रुपया एग्जेम्प्ट गुड्स था, से न्यूज़पेपर था, कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर 20,000 एग्जेम्प्ट था तो उस पे तो आईटीसी मिलने ही नहीं वाला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है टोटल टर्नओवर 3,80,000 हो जाएगा, 1,40,000 41 वाला गया और 20,000 रुपया एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला चला गया। ये एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट नहीं है, प्लीज बराबर से पढ़ना। एग्जेम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, अदर देन जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्ट ही होने वाला है, उसको तो टर्नओवर में लेने का है। डोमेस्टिक सेल एग्जेम्प्ट है तो टर्नओवर में नहीं आएगा। आई थिंक समझेगा। सो आईटीसी का रिफंड मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। कैसे मिलता है? प्रो रेटा बेसिस पे, नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल टर्नओवर मतलब सब टर्नओवर लेने का, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, टैक्सेबल, इंट्रा, इंटर सब, एग्जेम्प्ट वाला भी लेने का। बट अगर एग्जेम्प्ट डोमेस्टिक मार्केट में तो माइनस होएगा, और अगर 89 4A 4B में मतलब क्या? मतलब वो अपना 40, 41 नोटिफिकेशन है तो वो हटा देने का, इसलिए हटाने का बिकॉज उन लोग के लिए सेपरेट प्रोविजन है। सिमिलरली नेट आईटीसी मतलब आईटीसी जो परचेस किया वो नेट आईटीसी हो गया है, बट उसमें उसको हटाने का वो मटेरियल को जो मटेरियल और सर्विसेज 4A और 4B में यूज हो रहा है, बिकॉज उन लोग 40, 41 और 48 में रिफंड ले रहा है। तो बेसिकली ये पूरा पढ़ो ना, सब में एक ही चीज लिखा है, एक्सक्लूडिंग 4A एंड 4B। नीचे देखोगे तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब एक्सपोर्ट या एसईजेड। तो जो एक्सपोर्ट और एसईजेड को सप्लाई किया वो इधर आएगा, बट 4A 4B हट जाएगा बिकॉज वो स्पेशल नोटिफिकेशन में जाता है। एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी सेम है, जो एक्सपोर्ट किया वो लेने का है। आई थिंक समझेगा। सो सर व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिफंड? लास्ट टाइम बोलेंगे आईटीसी 1 लाख रुपए का था, एक्सपोर्ट 3 लाख का था, टोटल 5 लाख का था, तो 1 लाख का आईटीसी 18,000 रुपया, 18,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, इतना रिफंड तुम लोग को मिलेगा। बट जब तुम लोग टोटल टर्नओवर 5 लाख निकालोगे तो 5 लाख में 4A 4B हटाने का, और जो लोकल मार्केट का एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है वो हटाने का, नेट आईटीसी में भी 4A 4B हटाने का। टर्नओवर ऑफ गुड्स निकालोगे एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, तो भी 4A 4B हटेगा बिकॉज वो सब स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आता है। एंड प्लीज रिमेंबर, ये आईटीसी का रिफंड जीरो रेटेड सप्लाई में मिलता है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब अपन एक्सपोर्ट कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आई थिंक समझेगा। सर ये क्या था? रूल 89 किसका रिफंड था? आईटीसी का। 54(3) में रिफंड मिलेगा, कितना रिफंड मिलेगा वो रूल 89 में बोला है। रूल 89 का सब रूल नंबर 5 जो है वो मेरे को बोलता है कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कितना रिफंड मिलेगा। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मतलब सर, जब रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट।
तो सर ये भी सेम है यार, कुछ दिमाग नहीं लगाने का, एकदम बेसिक नॉलेज से आंसर आ जाता है। पूरे मंथ में 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लिया जिसके ऊपर टैक्स रेट 12% का, वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने में काम आया जिसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 5% है। तो 1 लाख रुपया 12% पे है, जो फिनिश गुड्स है वो 5 लाख रुपया 5% पे है। तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल एक ही गुड्स बनाने में यूज हुआ जिसका रेट रॉ मटेरियल से कम है, तो 100% रिफंड ले लो, पूरा रिफंड मिल जाएगा ना यार, बिकॉज पूरा का पूरा मटेरियल ऐसे गुड्स बनाने में यूज हो रहा है जिसके ऊपर आउटवर्ड टैक्स लोअर रेट पे एप्लीकेबल है। हाउएवर जरूरी नहीं है कि एक मटेरियल सिर्फ वही गुड्स बनाने में यूज होएगा जो गुड्स लोअर रेट पे है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 12% है, वो मटेरियल ऐसे गुड्स बनाने में भी यूज होता है जो 5% पे टैक्सेबल है, और वही मटेरियल ऐसे गुड्स बनाने में भी यूज होता है जो 12% पे टैक्सेबल है। रॉ मटेरियल का रेट 12, आउटवर्ड का 12, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। रॉ मटेरियल 12, आउटवर्ड 5, तो इन्वर्टेड में आएगा। तो अगर पूरा का पूरा मटेरियल इन्वर्ट उसमें ही आ रहा है 5 में, तो पूरा रिफंड ले लो। बट अगर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो ऑब्वियसली प्रो रेटा रिवर्सल मिलेगा। तो सेम फॉर्मूला है, नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड ऑफ गुड्स और सप्लाई मतलब ऐसा आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रेट 5% है, मतलब लोअर रेट है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब पूरा ऊपर वाला थियरी कॉपी पेस्टेड है। सर याद रखना प्लीज यार, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में मैंने बोला था कि जो आईटीसी का रिफंड मिलेगा वो सिर्फ रॉ मटेरियल पे मिलेगा, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो रॉ मटेरियल अगर लोअर रेट है, फिनिश गुड्स अगर हायर रेट है, तो रिफंड मिलेगा, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। बट वो इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स इनवर्ट सप्लाई की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? इनवर्ट सप्लाई। मतलब सर, मतलब मैं कौन हूं? प्रोफेसर हूं, मेरा आउटवर्ड सप्लाई 18% पे टैक्सेबल है। मैंने कोई सर्विसेज लिया जो 12% पे है, मेरा आउटवर्ड सर्विसेज 18 पे है, इनवर्ट सर्विसेज 12 पे है, तो रिफंड नहीं मिलेगा बिकॉज इनवर्ट सर्विसेज पे नहीं मिलता है। आई थिंक समझेगा। 54(3) में इन्वर्टेड में सिर्फ रॉ मटेरियल का मिलता है। 10 बार मैं बोल चुका हूं, प्लीज रिपीट करो। आउटवर्ड क्या किया मैंने? सर्विसेज। परचेज क्या किया? रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, अगर वो 22% पे है, आउटवर्ड सप्लाई 18% पे, सर्विसेज 18% है, रॉ मटेरियल 22 है, तो रिफंड मिलेगा बिकॉज इनपुट अपन रिफंड में ले रहा है। आउटपुट गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, सिर्फ इनपुट जो है वो गुड्स होना चाहिए, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर आएगा। सो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रेट ऑफ टैक्स ऑन रॉ मटेरियल शुड बी हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड गुड्स और आउटवर्ड सर्विसेज। आउटवर्ड कुछ भी हो सकता है, इनवर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो वही अपना नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अब सर लास्ट टाइम बोल दो प्लीज यार, एकदम बेसिक है, सब में और क्लेरिफाई हो जाएगा, आगे 2 सब में कराऊंगा उसमें 100% क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने फिनिश गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया, तो रिफंड ऊपर वाले रूल 89 में जाएगा, 89(4) में जाएगा, जिधर अपन ने प्रो रेटा बेसिस पे लिया। ये वाले केस में इन्वर्टेड में सपोज मैंने जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आईटीसी है वो क्लेम किया, जो फिनिश गुड्स है उसके ऊपर मुझे टैक्स भरने का है जो लोअर रेट पे, बट फिनिश गुड्स पे टैक्स तो भरने का है ना। तो अगर मेरे पास आईटीसी 20,000 रुपए का है और फिनिश गुड्स पे 5% के हिसाब से टैक्स सपोज 5,000 रुपया आया, आईटीसी 20,000 रुपया पड़ा है और ये जो है वो 5,000 रुपया है, तो यार 20 में से गवर्नमेंट बोलता है 5,000 रुपया तो तेरे को यूटिलाइज हो ही जाएगा। 20,000 रुपए में से 5,000 तो तू टैक्स पेमेंट में यूज करेगा ना, तो हम लोग जो रिफंड देगा ना वो बैलेंस अमाउंट का रिफंड देगा।
पूरा रिफंड नहीं मिलेगा, बिकॉज पूरे रिफंड में से तो जो भी अमाउंट ऑफ रिफंड आया उसमें से वैसे प्रो रेटा बेसिस पर रिफंड निकाला, तो प्रो रेटा बेसिस पे जो भी रिफंड आया गवर्नमेंट बोलता है उसमें से वो 5,000 रुपए हम लोग माइनस करेगा, बिकॉज उसका तो क्रेडिट तो पूरा यूटिलाइज कर सकता है टैक्स पेमेंट में, तो रिफंड आएगा। इसके लिए ब्रैकेट्स के बाद मैंने लिख के दिया है माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड गुड्स और सर्विसेज, सच इन्वर्टेड रेटेड गुड्स और सर्विसेज। आई थिंक समझेगा। सो रूल 89(5) एप्लीकेबल तभी होएगा जब आप लोग का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रॉ मटेरियल का रेट फिनिश गुड से हायर है, वही प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा, बट अगर आउटपुट पे कुछ टैक्स पेएबल है तो उतना माइनस करके मिलेगा। कंप्यूटेशन में तुम लोग को सब में बता दूंगा। ऊपर वाले केस में एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज दोनों पे मिलता है, इन्वर्टेड में सिर्फ रॉ मटेरियल पे मिलता है, याद रखना। कैपिटल गुड्स तो कभी नहीं मिलेगा, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स कभी नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट में 2 पे मिलेगा, रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज। इधर 1 पे मिलेगा ओनली रॉ मटेरियल। आई थिंक समझेगा। इधर प्रो रेटा है, इधर भी प्रो रेटा है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, बट इधर जो आंसर आएगा उसमें से जो टैक्स पेएबल है उतना माइनस करके रिफंड मिलेगा। फॉर्मूला सब सेम है, 89 4A 4B सब हटाने का है, मतलब यहाँ पे भी वो है सेम, नोटिफिकेशन 40 41 48 को हटा के करने का, बिकॉज उन लोग के लिए स्पेशल प्रोसीजर एप्लीकेबल है। आई थिंक समझेगा। ये सेम है, ऊपर वाला सेम थियरी है। 89 4A और 4B वही मेरे को बोलता है कि जो गुड्स नोटिफिकेशन 48 2017 में कवर्ड है, सर 48 2017 मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब 4 केस था, एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, एक ईओयू वाला स्कीम, और एक अपन ने पढ़ा था बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर गोल्ड सप्लाई किया वो। तो ये 4 सेक्टर को अगर अपन सप्लाई करता है ना, तो उसको अपन 48 2017 नोटिफिकेशन में लेके जाता है। नोटिफिकेशन नंबर 40 और 41 बोलता है कि ये जो सप्लाई तुम लोग ने किया है उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है वो 0.5 और 0.5 वो ऑप्शन है। तुम लोग को अगर नॉर्मल रेट पे करने का है और नॉर्मल रेट पे करने के बाद रिफंड लेने का है तो तुम्हारा मर्जी, या तो तुम लोग क्या कर सकता है, रिफंड लेने के लिए नया रेट अप्लाई कर सकता है 0.5% एंड 0.5%। प्लीज सेकेंड पॉइंट बढ़ना समझेगा। इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड, प्लीज सुनना ना, मैं सप्लायर हूं, मैं सप्लायर मतलब आउटवर्ड सप्लाई करता हूं। इन केस सप्लाईज रिसीव्ड मतलब मैंने एक चीज सप्लाई किया है जिसके ऊपर मैंने 0.5% टैक्स भरा है, तो सामने वाला आईटीसी लेगा। सामने वाला आईटीसी तो रेसिपिएंट को मिलता है, तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड सप्लाई किया और मैंने 0.5% टैक्स पे किया, ये बोल के कि मैं डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब पढ़ो ना, इन केस सप्लाई रिसीव्ड ऑन विच सप्लायर हैज अवेल्ड बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 40 2017 डेटेड 23 अक्टूबर और नोटिफिकेशन नंबर 41 2017 डेटेड 23 अक्टूबर। सप्लायर मतलब मैंने 40-41 का बेनिफिट लिया है, मतलब मैंने जब सप्लाई किया तो मैंने कंसेशनल रेट 0.5 दैट इज 0.05C एंड 0.05S एंड 0.1 IGST, मतलब मैंने ये रेट ऑफ टैक्स पे किया यार। तो प्लीज बोलो मैं कौन है सप्लायर। मैंने किसको सप्लाई किया है, किसी को भी सप्लाई किया, डीम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली, और उसमें मैंने क्या किया है 0.05% टैक्स पे किया है, तो मैंने नोटिफिकेशन 40-41 का बेनिफिट ले लिया। थर्ड लाइन पे हो, और नोटिफिकेशन नंबर 78 2017 कस्टम डेटेड 13 अक्टूबर, नोटिफिकेशन नंबर 79 कस्टम डेटेड 13 अक्टूबर, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय ईओयू, एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी स्कीम। तो ये जो 40 और 41 जो मैंने पढ़ाया वो लोकल मार्केट है। मैं कौन हूं, सप्लायर। किसको मैंने सामान बेचा है, ऐसे आदमी को जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम वाला है। तो जब मैं लोकल वाला बेचूंगा तो मैं 0.05% टैक्स लगाऊंगा नोटिफिकेशन 40-41 में, बट वो जो एडवांस ऑथराइजेशन वाला है वो इंपोर्ट भी तो कर सकता है। तो जो एडवांस ऑथराइजेशन वाला डीलर है अगर उसने इंपोर्ट किया तो उसको कस्टम के नोटिफिकेशन 78 और 79 का बेनिफिट मिलता है, सेम बेनिफिट है दोनों में। लाइन नंबर 5 पे हूं मैं, और ऑल ऑफ देम द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड in respect of input received under the said notification for export of goods and input tax credit availed
in respect of other input or input services to the extent used in making export of goods shall be granted. मतलब किसको रिफंड मिलेगा? रेसिपिएंट को. रेसिपिएंट को कभी मिलेगा? जब उसने मेरे से परचेस करके उसने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है. तो सामने वाला कौन है? EOU. मैं कौन हूं? सप्लायर. मैंने किसको सप्लाई किया? EOU को. तो मैंने 40-41 का बेनिफिट लिया. 48 में लिखा है व्हाट इज डीम्ड एक्सपोर्ट. तो जो 4 पॉइंट है वो 48 में लिखा है. मेरा जो सप्लाई है वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो मैंने 40-41 का बेनिफिट लेके 0.05% पे टैक्स पे किया. ये टैक्स भरने के बाद जो सामने वाला रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिलना चाहिए. डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर उसने ये वाले गुड्स परचेस किए जिसके ऊपर 0.05 टैक्स है और नॉर्मल गुड्स भी परचेस किए होंगे जो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होएगा, ये गुड्स खरीदने के बाद ईओयू अगर एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट के केस में वो कोई ड्यूटी नहीं भरेगा और इसका रिफंड भी मिलेगा. ओनली थिंग इज रूल इज चेंज टू रूल 89(4)A एंड 4B. जो मेन रूल था अपना 89(4) था आईटीसी प्रो रेटा बेसिस. 89(5) में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर. 4A और 4B भी रिफंड की बात कर रहा है. बस ये जो स्मॉलर रेट ऑफ टैक्स है उसके लिए सेपरेट प्रोविजन बना के दिया हुआ है. आई थिंक समझेगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? सो देयर आर टू केसेस. एक आईटीसी का कितना रिफंड मिलेगा, एक एक्सपोर्ट पे अलग रेट है और एक इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे अलग रेट है. और रेट ऑफ टैक्स अगर 89(4)A और 4B में है तो रेट ऑफ टैक्स अलग है. आई थिंक समझेगा. ओके. अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आप लोग को यही चैप्टर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, रिफंड अंडर जीएसटी में. क्वेश्चन नंबर 1 का सबका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है. 1 बहुत सिंप्लीफाइड है इसलिए मैं 2 पे आ रहा हूं सीधा. क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल एग्जाम में पूछा हुआ है. सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट. मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है. गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर and applicable GST rate of final product manufactured by super engineering work as also the ITC brackets में FTC को ITC करना, input tax credit availed on input used in manufacturing of each of the final product and GST rate applicable on the same during a tax period. Please underline the word inputs. मतलब अपने को जो डेटा दिया है वो सिर्फ इनपुट्स का दिया हुआ. प्रोडक्ट A B C है, टर्नओवर 5 लाख, 3.5 लाख, 1 लाख दिया है. आउटपुट जीएसटी रेट 5518 है. आईटीसी अवेल्ड 54 10 है. इनपुट जीएसटी रेट 18 है. एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वो जो टर्नओवर के ऊपर स्टार है तो टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है तो इट इज नॉर्मल सम. डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 54(3) of CGST Act 2017 provided product B is notified as a product in respect of which no refund of unutilized input tax credit shall be allowed. पहले तो क्वेश्चन पढ़ो ना प्लीज. क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ वापस से पढ़ना. लास्ट पैराग्राफ, जस्ट रीड लास्ट पैराग्राफ. मेरे को बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो आईटीसी का रिफंड का बात किया मतलब 54(3) आएगा. 54(3) में या तो जीरो रेटेड सप्लाई करना चाहिए या तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो मेरे को पूरे सब में कहीं पे भी नहीं बोला है कि उसने एक्सपोर्ट किया. अगर क्वेश्चन रीड नहीं किया तो एक बार पॉज करके रीड करना, बट रीड करना प्लीज. पूरे सब में कहीं पे भी नहीं बोला है कि एक्सपोर्ट किया है. इसका मतलब आईटीसी का रिफंड तो और एक केस में मिलता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में. तो मुझे ये ढूंढने का है कि क्या ये सब में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है. अगर एप्लीकेबल है तो अपन उसका कंप्यूटेशन करेगा, नहीं एप्लीकेबल है तो अपन रिफंड 0 बताएंगे. तो प्रोडक्ट ए पे आउटपुट रेट 5 है, इनपुट रेट 18 है. तो आउटपुट 5 है, इनपुट 18 है, मतलब मैं बोल सकता हूं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आ गया. बी पे भी आउटपुट 5 है, इनपुट 18 है, मतलब ये भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आ गया. सी पे 18 है, सेम रेट है, मतलब ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं आया. तो प्रोडक्ट सी ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो उसके ऊपर तो आईटीसी का रिफंड मिलने वाला नहीं है, उसको तो भूल ही जाने का. अब बचा ए और बी. सम का सेकेंड लास्ट लाइन बोलता है प्रोडक्ट बी इज अ नोटिफाइड प्रोडक्ट
in respect of which no refund of input tax credit shall be allowed। मतलब स्पेसिफिकली बोला है कि प्रोडक्ट बी के ऊपर आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब वो भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से हट गया। तो प्रोडक्ट सी तो हटा हुआ ही है बिकॉज सेम रेट है। प्रोडक्ट ए और बी बचा था, उसमें भी बी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोल दिया कि उसके ऊपर हम लोग रिफंड नहीं देने वाला है। सो गवर्नमेंट हैज अ पावर टू नोटिफाई द गुड्स ऑन विच रिफंड इज नॉट अवेलेबल। तो बचा सर ए की आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए पे रिफंड मिलेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेट आईटीसी, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। नेट आईटीसी मतलब अपने को टोटल मंथ में कितना आईटीसी है। 1-to-1 रिलेशन नहीं चाहिए यार, 1-to-1 रिलेशन नहीं चाहिए। फॉर्मूला पढ़ाओ वापस, ये रहा। मैक्सिमम रिफंड इक्वल टू नेट आईटीसी, नीचे पढ़ो ना। नेट आईटीसी शैल मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट ड्यूरिंग द रेलेवेंट टैक्स पीरियड अदर देन आईटीसी अवेल्ड ऑन रिफंड अंडर 4A एंड 4B। मतलब वो नोटिफिकेशन वाला हटा के बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स, ऐसा नहीं बोला है दोज इनपुट जहां पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। बोलता है कि पूरे टैक्स पीरियड में जो भी इनपुट्स है वो इनपुट्स पे जो आईटीसी है दैट इज नेट आईटीसी। क्यों, मैंने पहले ही बोला है जो भी टोटल आईटीसी है आईटीसी टोटल लो, बट आईटीसी को प्रो रेटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को उतना ही क्रेडिट मिलेगा जो किसके रिलेटेड है, एक्सपोर्ट या इन्वर्टेड से रिलेटेड है। तो आईटीसी टोटल लेंगे, बट जब अपन प्रो रेटा करेंगे तो वो ऑलरेडी आईटीसी जो टोटल है वो प्रो रेटा के फॉर्मूला में प्रोपोर्शनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं ये चीज, प्लीज ध्यान देना यार। ये सब में मेरे को अगर आईटीसी का रिफंड चाहिए तो मेरे को टोटल आईटीसी लेने का है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के टर्नओवर से और डिवाइड करूंगा टोटल टर्नओवर से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल टर्नओवर में क्या लूं, सिर्फ प्रोडक्ट ए लूं जो रिफंड के लिए एलिजिबल है या सब लूं? तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ए बी सी तीनों आएगा बिकॉज अपन रिफंड फाइंड आउट कर रहा है, बट अपन टोटल टर्नओवर चाहिए तो टोटल इंक्लूड एवरी टर्नओवर। तो जब मैंने आउटपुट में तीनों का टोटल लिया तो इनपुट में मैं सिर्फ ए थोड़ी ना लूंगा, इनपुट में भी तो मैं ए बी सी तीनों का टोटल लूंगा। रिफंड बी पे नहीं मिलेगा, सी पे नहीं मिलेगा, अग्रीड, बट मेरे को ए पे कितना रिफंड मिलेगा, तो मेरे को ए पे प्रो रेटा रिफंड मिलेगा। जब मैं ये प्रो रेटा रिफंड कैलकुलेट कर रहा हूं तो गवर्नमेंट 1-to-1 रिलेशन नहीं देखता है कि ए के लिए इतना मटेरियल यूज हुआ तो उसको दे दो, बी का तो गवर्नमेंट टोटल देखता है। टोटल आईटीसी अपने पास सब में कितना अवेलेबल है, 54, 54, 10 मतलब 1,18,000 का टोटल आईटीसी है। ये 1,18,000 का जो टोटल परचेज है वो कितने रुपए का टर्नओवर अचीव करने में हेल्प किया, तो तीनों प्रोडक्ट में यूज हुआ तो 5, 8, 9, 9,50,000 का अपना टोटल टर्नओवर है। टोटल परचेज का आईटीसी 1,18,000, ये 1,18,000 का परचेज टोटल 9,50,000 बनाने में यूज हुआ, बट उसमें से रिफंड तो सिर्फ किस पे मिलने वाला है, ए पे, तो 5 लाख का है। तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर 5 लाख है, तो टोटल रिफंड कितना मिलेगा, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करने का यार। टोटल आईटीसी टोटल टर्नओवर के लिए, इन्वर्टेड के लिए कितना होएगा, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो लाइन अभी आया इसको भूलना, ये जो लाइन है इसको इग्नोर करो एक बार, ये 25,000 वाली को, नीचे फॉर्मूला पढ़ो ना। आईटीसी एलिजिबल इज 1,18,000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 9,50,000, 1,18,000 इंटू, अरे बोलो ना, आईटीसी मल्टीप्लाई बाय क्या, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर का, तो 5 लाख डिवाइड बाय 9,50,000, सिंपल प्रो रेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो अपने को रिफंड आ रहा है 62,105 का, एकदम सिंपल है, प्लीज आंसर दे दो यार लास्ट टाइम। रिफंड कितने का आ रहा है, 62,105 का, कौन से प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए। तो आईटीसी जो अपने को टोटल मिलने वाला था वो मिलने वाला था 1,18,000 का, बट वो 1,18,000 का आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आउटवर्ड सप्लाई यूज होने के लिए काम आया 9,50,000 का, बट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ टर्नओवर 5 लाख है, तो उसके हिसाब से 62,105 का मिलेगा। इफ यू सी आईटीसी ऑन प्रोडक्ट ए तो सिर्फ 54 है, बट इधर तो सर 62 आ रहा है, मतलब ज्यादा रिफंड आ रहा है, तो ज्यादा मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होता है, प्लीज सुनना। व्हाट इज टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट ए, 5 लाख। व्हाट इज आउटपुट रेट ऑन प्रोडक्ट है, 5%। तो 5 लाख का 5% मतलब 25,000 रुपया मुझे प्रोडक्ट ए पे टैक्स भरने का है। तो जो भी मेरा आईटीसी है यार, उसमें से 25,000 तो मैं यूज कर ही सकता हूं टैक्स भरने में,
ये थोड़ी ना जीरो रेटेड सप्लाई जहां पे टैक्स ही नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट ए पे टैक्स ही नहीं आता तो अपन बोल सकता था पूरा रिफंड चाहिए, बट गवर्नमेंट बोलता है 62,105 का हम लोग को रिफंड देना चाहिए, बट 62,105 में से 25,000 रुपया जो है वो तुझे प्रोडक्ट ए के लिए टैक्स भरने का है, तो उतना क्रेडिट तू उसमें यूज कर ले, तो हम लोग तेरे को रिफंड सिर्फ कितने का देगा, 37,105 का देगा। आई थिंक समझेगा। नेट आईटीसी निकालने में सब लेने का, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, बिकॉज अपन टोटल टर्नओवर भी सबका लेता है। तो अगर टोटल टर्नओवर सिर्फ ए का लेता तो आईटीसी सिर्फ ए के ऊपर आता, बट अपन टोटल टर्नओवर लेता है तो इसके लिए प्रोडक्ट रॉ मटेरियल भी टोटल, आउटवर्ड सप्लाई भी टोटल, प्रो रेटा के फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली ए का प्रपोर्शनेट आ जाएगा। तो अपने को रिफंड मिलना चाहिए 62,105 का, बट अपने को ए पे टैक्स भरने का है 25,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग तुम लोग को रिफंड जो देगा 37,105 का रिफंड देगा। आई थिंक समझाए। सम इज इंपॉर्टेंट, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछना। एनी डाउट प्लीज आस्क। आई थिंक समझेगा। सॉल्यूशन तुम लोग के बुक में ऑलरेडी है, सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए तो तुम लोग कॉपी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करना और फिर कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार रीड करना ना, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड, बट रीड प्लीज। रीड किया है। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड supply various goods in domestic and international market. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. Company is registered under GST in the state of Karnataka. Company export goods without payment of tax under letter of undertaking in accordance with 16(3)(a) of IGST Act. Company has made following supply during a tax period. Export of product A to UK $10,000, assessable value under custom in Indian rupees is 7 lakh. Export duty is levied on product A at the time of export. Domestic supply of taxable product B during the tax period excluding tax 5% 10 lakh. नीचे बोलते हैं input used in manufacturing of such goods are taxable at 18%. तो input 18% है और output 5 है, मतलब ये inverted tax structure वाला आ गया। नॉट नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड कैन नॉट बी अलाउड, मतलब वो बोल रहा है कि रिफंड तुम लोग को मिलेगा, ये नोटिफाइड नहीं है, मतलब रिफंड इज एलिजिबल। पॉइंट नंबर 3 सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सक्लूडिंग टैक्स 18% 5 लाख। आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट। तो मैंने ईओयू को सप्लाई किया और मैंने टैक्स 18% चार्ज किया और सामने वाले ने आईटीसी ले लिया, तो मैंने टैक्स अगर पे किया है और सामने वाला आईटीसी ले रहा है तो मैं बोल सकता हूं इसका तो रिफंड का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज मैंने टैक्स पे किया है बट सामने वाले ने आईटीसी ले लिया है, तो गवर्नमेंट का नेट हो गया, तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगा पॉसिबल ही नहीं है। सो सामने वाले ने आईटीसी ले लिया तो अपने को रिफंड मिलेगा पॉसिबल नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स 6 लाख। ITC available for the above tax period are as follow. On input including 50,000 on export of exempt supply total 3,50,000 है। On capital goods 120 है। Input services including 18,000 on outdoor catering 2 लाख। अंडरलाइन करना आउटडोर केटरिंग को और उसके नीचे लिखना नॉट एलिजिबल एज ITC, उसके नीचे लिखना नॉट एलिजिबल एज ITC, नॉट एलिजिबल एज ITC। Okay. Determine the maximum amount of refund admissible for a given tax period. तो मेरे को बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड। सर रिफंड मतलब किसका रिफंड? टैक्स का रिफंड। मेरे को सेकंड लाइन में स्पेसिफिकली बोला है एक्सपोर्ट इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो रहा है मतलब मेरे को आईटीसी का रिफंड मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स होता तो अपन टैक्स का रिफंड बोलता, बट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा। तो एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आईटीसी का रिफंड मिलना चाहिए। अब प्रोडक्ट ए जो है वो अपन ने एक्सपोर्ट किया है, ब्रैकेट में बोलता है एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट है, तो मैंने स्पेसिफिकली बोला था 54(3) पढ़ाते वक्त आईटीसी का रिफंड 3 केस में नहीं मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है तो रिफंड नहीं मिलेगा, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया तो रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। तो पहले वाले प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लेविएबल है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिफंड मिलने वाला नहीं है।
तो प्रोडक्ट ए से रिलेटेड जो भी है उसके ऊपर तुम लोग को रिफंड नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में मिलेगा बिकॉज आउटपुट 5% है और इनपुट 18% है। प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट ईओयू को किया है उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने पूरा टैक्स भरा और सामने वाले ने पूरा आईटीसी अवेल किया। और लास्ट वाला एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम सप्लाई ऑफ गुड्स है। प्लीज समझना, मैंने बोला था कि एग्जेम सप्लाई जो डोमेस्टिक मार्केट वाला है वो इग्नोर करने का, ये एग्जेम सप्लाई है, बट ये एक्सपोर्ट वाला है तो एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्ट ही होएगा, तो वो तो कंसीडर होने ही वाला है। मतलब पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 में रिफंड मिलेगा, 1 और 3 में नहीं मिलेगा बिकॉज 1 एक्सपोर्ट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड 3 सामने वाले ने आईटीसी लिया है। सेकेंड का मिलेगा बिकॉज वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में है, और फोर्थ का मिलेगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है। डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट होता तो अपन इग्नोर करता। कितना रिफंड मिलेगा वो मैंने कैलकुलेट करके दिया, एक बार इसको इग्नोर करो। फर्स्ट वाले का रिफंड नहीं मिलेगा बिकॉज एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है, वो मैंने पहले ही बोल दिया। सेकेंड वाले का रिफंड मिलेगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, तो प्लीज क्वेश्चन देख के बोलना। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में पॉइंट नंबर 2 में जो प्रोडक्ट भी है उसका सप्लाई जो है वो 10 लाख का है, मतलब आउटवर्ड जो इन्वर्टेड में वो 10 लाख है। टोटल टर्नओवर देखो ना, 10 लाख प्लस 7 लाख 17 लाख प्लस 5 लाख 22 लाख प्लस 6 लाख 28 लाख, तो टोटल टर्नओवर 28 लाख का है। उसमें से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर 10 लाख का है, तो प्रो रेटा बेसिस में 10/28 होएगा। आई थिंक समझेगा सर ये कौन सा चल रहा है, इन्वर्टेड या एक्सपोर्ट? इन्वर्टेड। मैंने 10 बार बोला है अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इनपुट सर्विसेज का मिलेगा। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट का मिलेगा, तो नीचे जो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स है उसका तो रिफंड मिलने ही नहीं वाला है, उसको तो भूल ही जाओ। तो 1,20,000 तो इग्नोर हो गया। अब बचा इनपुट और इनपुट सर्विसेज, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट्स का मिलता है। और लास्ट सम में अपन ने देखा था टोटल इनपुट लेने का, बिकॉज अपन टोटल टर्नओवर से कंपेयर करता है। तो सर व्हाट इज इनपुट्स? इनपुट 3.5 लाख रुपए है। वो जो ब्रैकेट्स में बोला है एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्ट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट अपने को इग्नोर नहीं करने का है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होता तो अपन हटा देता, तो मैं ऐसा बोलेगा तो चलेगा। टोटल आईटीसी 3.5 लाख रुपए का इनपुट्स पे, जो टोटल 28 लाख के टर्नओवर में यूज हो रहा है, उसमें से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 3,50,000 इंटू 10 लाख डिवाइड बाय 28 लाख, 1,25,000 का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड मिलना चाहिए। बट सर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो टैक्सेबल होता है। कितने का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है? 10 लाख। रेट ऑफ टैक्स अपन ने पहले पढ़ा था, आउटपुट पे 5% है, तो 10 लाख का 5% मतलब मुझे 50,000 रुपया आउटपुट टैक्स भरने का है। तो गवर्नमेंट बोलता है 1,25,000 टोटल एलिजिबल क्रेडिट है, बट इसमें से तुम लोग 50,000 टैक्स पे करने में यूज करो, तो हम लोग रिफंड सिर्फ 75,000 का देगा अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसके लिए ऊपर वाले टेबल में सेकेंड पॉइंट में मैंने 75,000 लिखा है। आई थिंक समझेगा। यूके का नहीं मिलेगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेबल है, डोमेस्टिक पे मिल रहा है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उसके लिए। एक ईओयू पे नहीं मिलेगा बिकॉज सामने वाले ने आईटीसी ले लिया है, मैंने नीचे नोट्स में दिया है, तुम्हारे सॉल्यूशन में है। लास्ट वाले पे मिलेगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट है। सेम अपन ने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट में अपन प्रो रेटा बेसिस पे करता है, तो सर एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना था? एक्सपोर्ट का टर्नओवर 6 लाख रुपए का है, लास्ट वाला। टोटल 28 लाख, उसमें से एक्सपोर्ट 6 लाख। आईटीसी एक्सपोर्ट के केस में इनपुट का भी मिलता है और इनपुट सर्विसेज का भी मिलता है, तो इनपुट 3.5 लाख रुपए का है। इनपुट सर्विसेज 2 लाख का है, उसमें से 18,000 नॉट एलिजिबल है, तो 2 लाख में से 18,000 माइनस करेंगे तो 1,82,000 आएगा। आई थिंक 2 लाख में से 1,82,000 इनपुट सर्विसेज, 3,50,000 इनपुट्स, तो 3,50,000 प्लस 1,82,000 ये टोटल आईटीसी है। एक्सपोर्ट में टोटल आईटीसी कितना आया यार? 5,32,000 मतलब 3,50,000 इनपुट का, 1,32,000 इनपुट सर्विसेज का, 1,82,000 इनपुट सर्विसेज का। इन्वर्टेड में इनपुट सर्विसेज नहीं आता, बट इसमें तो दोनों आता है, कैपिटल गुड्स दोनों में नहीं आएगा। ये टर्नओवर 28 लाख में यूज हुआ, उसमें से एक्सपोर्ट का 6 लाख है, तो इन दैट केस अपने को प्रो रेटा बेसिस पे रिफंड मिल जाएगा 1,14,000 का। 5,32,000 इंटू 6 लाख डिवाइड बाय 28 लाख। आई थिंक इतना क्लियर है। और एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स पेबल नहीं है, तो इसमें से कोई टैक्स माइनस नहीं होएगा, पूरा 1,14,000 का रिफंड मिल जाएगा। इन्वर्टेड का 75,
एक्सपोर्ट पे 1,14,000, टोटल रिफंड तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा 1,89,000। आई थिंक समझेगा। सो दैट इज योर रिफंड अंडर जीएसटी। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था। इसमें रिफंड कब मिलेगा, रिफंड का एप्लीकेशन क्या रहेगा वो था, और इसमें रिफंड कितना मिलेगा रूल 89 में वो था। एक आईटीसी का रिफंड है अंडर जीरो रेटेड सप्लाई, आईटीसी रिफंड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ये दो मैंने तुम लोगों को पढ़ा। सर रिफंड कभी मिलता है, तो मेरे को डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अपन ने एप्लीकेशन दिया रिफंड का, अपने को एप्लीकेशन कभी देने का है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट का भी मैंने पूरा समरी बना के दिया है। तो सर मैंने एप्लीकेशन दिया रिफंड का, मैंने एप्लीकेशन देने के बाद डिपार्टमेंट को जब एप्लीकेशन मिला वहां से 60 डेज के अंदर अंदर सैंक्शन ऑर्डर उन लोग को पास करना चाहिए और उन लोग को मुझे अमाउंट भी रिफंड दे देना चाहिए। So department must provide refund within 60 days from the date of receipt of application. Within 60 days from the date of receipt of application. अगर रिफंड 60 दिन में मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर 60 दिन में नहीं मिला तो इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। सर 6% काउंट किधर से होगा वो रेलेवेंट है। मैंने अप्लाई किया था 1 जनवरी को, या सपोज आज का जो भी डेट चल रहा है अपना, आज 20 अप्रैल चल रहा है। सो 20 अप्रैल को मैंने अप्लाई किया रिफंड के लिए। 20 अप्रैल से 60 डेज, मतलब मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं 2 मंथ्स, तो 20 अप्रैल से 20 मई 20 जून, मतलब 19 जून में रफली 2 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को 60 डेज में, तुम लोग को एक्चुअल 60 डेज कैलकुलेट करने का मैं सिर्फ एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं। तो 20 अप्रैल का रिफंड मुझे 19 जून तक नहीं मिला। अगर 19 जून तक नहीं मिला तो गवर्नमेंट मुझे जब भी इंटरेस्ट देगा विथ रिफंड देगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट, 6% पर एनम, बट काउंट किधर से होएगा, तो काउंट 20th जून से होएगा। दैट इज इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 61st डे टिल द डेट ऑफ रिफंड। तो अपने एग्जांपल में अगर 25 जून को रिफंड मिला तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब रिफंड 60 डेज में नहीं प्रोसेस हुआ। अगर 60 डेज में प्रोसेस हो गया तो भूल जाओ, 60 डेज में प्रोसेस नहीं हुआ तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, बट काउंट ओरिजिनल डेट से नहीं होएगा, काउंट 61st डे से होएगा। अगर तुम लोग का कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने तुम्हारे फेवर में जजमेंट दिया और कोर्ट ने बोला कि तुम लोग को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सो कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, रिफंड मिलना चाहिए, वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ। तो जब भी मुझे कम्युनिकेशन आएगा वहां से मुझे पहले तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा 2 साल के अंदर, अपना नॉर्मल वाला। जैसे मैं एप्लीकेशन दूंगा वहां से 60 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को मुझे रिफंड देना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड दे दिया तो इंटरेस्ट भूल जाने का, नहीं दिया तो कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं किया तो 9% पर एनम आएगा। सेम पीरियड है, 61st डे से काउंट होएगा टिल द डेट ऑफ रिफंड। ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। नॉर्मल केस में 6% मिलता है, अपील में अगर रिफंड हो रहा है कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट तो 9% मिलेगा। थियरी सेम है, मैं रीड नहीं कर रहा हूं। तो ये स्लाइड मैंने स्किप किया बिकॉज मैंने ऊपर प्रोविजन समझा दिया। ये वाला स्लाइड भी 9% का सिर्फ थियरी है जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन रिफंड अंडर सेक्शन 56, अंडर सेक्शन 56 आई थिंक समझेगा, बराबर है। और मिसलेनियस प्रोविजन से रिफंड क्या है जो तुम लोग को पढ़ने का है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ हाइलाइट्स पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, इररिलेवेंट है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है ऑर्डर ऑफ रिफंड सम टू बी क्रेडिटेड टू फंड, तो ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। इनडायरेक्ट टैक्स में जो रिफंड है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, बट 54(8) में आएगा तो अपने को मिलेगा, 54(3) में आईटीसी का रिफंड अपने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट टाइम लिमिट फॉर सैंक्शन ऑफ रिफंड, तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी 60 डेज में रिफंड मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट बोलता है रिफंड ऑफ स्टेट टैक्स, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट को भी, ये अपन ने जो बड़ा सेंट्रल टैक्स का रिफंड है, स्टेट का टैक्स का रिफंड भी सिमिलर मैनर में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम लोग को पढ़ने का है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील, और लास्ट पॉइंट मेरे को बोलता है इंटरेस्ट ऑन विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड। मतलब डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर रिफंड तुम लोग को ड्यू है वो पता चल गया, बट डिपार्टमेंट बोलता है तुम लोग के अदर प्रोविजन में कुछ टैक्स पेएबल आ रहा है, तो तुम लोग का सपोज
कोई गवर्नमेंट को तुम लोग से टैक्स रिकवर करने का है और कोई एक पीरियड में गवर्नमेंट को तुम लोग को रिफंड देने का है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग के पास पावर है, जब तक तुम लोग को पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग विथहोल्ड कर सकता है रिफंड, और अगर तुम लोग ने फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो वो रिफंड के अमाउंट में से हम लोग डिडक्ट कर देगा। सो दैट इज 5410 जो तुम लोग को रीड करने का है। विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड मतलब क्या हो गया कि अगर अपना कोई लाइबिलिटी बाकी है तो गवर्नमेंट बोलता है पहले लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो फिर रिफंड मिलेगा, अगर लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अंदर रिफंड अमाउंट माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो ऑर्डर जब तक अपील में है, जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तब तक रिफंड देने का जरूरत नहीं है, जब भी अपील डिस्पोज ऑफ होगा तब रिफंड देना वो अपन ने ऊपर पड़ा है। अगर विथहोल्ड किया और वो रॉन्गली विथहोल्ड है, मतलब गवर्नमेंट को विथहोल्ड नहीं करना चाहिए था बट फिर भी कर लिया, तो गवर्नमेंट तुम लोग को इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है एट द रेट 6% और 9% एज द केस में। सो एकदम अदर प्रोविजंस मिसलेनियस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े रिलेवेंट नहीं है। रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। सेकेंड पॉइंट 60 डेज में मिलना चाहिए जो अपन ने ऊपर इंटरेस्ट वाले पॉइंट में पढ़ा। अगर कोई स्टेट रिफंड भी वैसे देगा जैसे सेंटर रिफंड का है, अगर कोई रिफंड गवर्नमेंट को विथहोल्ड करने का है तो कर सकता है, अगर अपील डिस्पोज ऑफ होता है तब कर विथहोल्ड करने का है तो भी कर सकता है, बट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो 6% है अपील में 9% एज द केस में भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दैट वाज अ रिफंड अंडर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी नोटबुक में सॉल्व है, टेक्स्ट बुक में 2 और 3 भी सॉल्व है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, आई थिंक समझेगा। सो दैट इज अ रिफंड।